इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो कोराल रीफ्स है वो क्या होता है। ठीक है। तो जो कोराल रीफ है ना, ये एक तरह से इंडिकेटर है हेल्थ का। किसके हेल्थ का? मैराइन इकोलॉजी का। ठीक है। अगर जिस जिस जगह में कोराल रीफ पाए जाते हैं तो ये माना जाता है कि वो जो जगह है, ओशियन का हिस्सा है, वो हेल्दी है। ठीक। और ये एक तरह से जो कोराल रीफ होता है, ये एक तरह से फूड चेन का प्राइमरी स्टेज होता है। मतलब ये चीज अगर है कहीं पे, तो उसके ऊपर भी कई सारे और जीव जंतु है जो उस पर डिपेंड है। फिर उसके उस छोटे जीव जंतु के ऊपर और बड़े जो उसको खाने वाले हैं वो डिपेंड है। ठीक है। तो ये एक तरह से ये प्राइमरी फूड चेन है। ठीक। और ये एक तरह से सोर्स है क्या बोलते हैं, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी का। मतलब आप जहाँ पे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं ना, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक। तो जो कोराल्स होते हैं वो असल में होते क्या हैं? कोराल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में होते हैं टाइनी फ्लैशी सी एनिमोन्स पॉलिप्स। मतलब ये जीव जो है, छोटा सा सी का, सी जो मतलब समुद्र में पाने वाला एक छोटा सा फ्लैशी जीव रहता है जिसे हम एनिमोन्स पॉलिप्स कहते हैं। ठीक है। तो ये रहता है। ये काम क्या करता है? ये क्या करता है, जो कोराल जो है वो क्या करता है कि मतलब ये जो पॉलिप्स है, ठीक है, ये क्या करता है कि समुद्र से आपका जो कैल्शियम है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और उसका इस्तेमाल करता है अपना स्केलेटन को बनाने के लिए। ठीक है। ताकि अपने बॉडी को वो प्रोटेक्ट करे। ठीक, ये होता है। तो होता क्या है कि जब ये जो क्या बोलते हैं आपका स्केलेटन तैयार हो जाता है, तो जैसे मान के चलिए कि जैसे एक जनरेशन अगर क्या बोलते हैं यूज करता है पुराने जो जनरेशन के स्केलेटन के ऊपर। मतलब जैसे मान के चलिए कि कोई कोराल है जिसका स्केलेटन बचा हुआ है, ठीक है, वो कोराल मर चुका है, तो इस स्केलेटन के ऊपर दूसरा कोराल जो है वो आके रहने लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से रहता है, मतलब वन जनरेशन लाइव ऑन स्केलेटन ऑन प्रीवियस जनरेशन। ठीक। जो कोराल्स जो होते हैं ना, वो एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है। अब इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? मतलब एक जीव दूसरे का मदद कर रहा है और जो दूसरा जीव है या दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो पहले का मदद कर रहा है। ठीक है। तो ये जो कोराल है इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ है? तो एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, उसका नाम है जूजेंथेली। ठीक है। तो ये जो जूजेंथेली होता है, ये एक तरह से जो कोराल पॉलिप्स जो ये जो कोराल रिफ होता है ना, इसमें रहे रहते हैं। ठीक है। टाइनी प्लांट्स जो रहते हैं, इसका यूज क्या होता है, ये ना फोटोसिंथेसिस करता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस करके खाना देता है कोराल रिफ्स को, और जो कोराल रिफ है वो अपना स्केलेटन से प्रोटेक्ट करता है इस जूजेंथेली को। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में एक तरह से क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक। अब क्या होता है कि किस कंडीशन में, अच्छा ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है 30 डिग्री जो नॉर्थ है और 30 डिग्री साउथ का लेटीट्यूड है, इन जगहों में आपको ये मिलेगा। ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में इन जगहों के बीच में मिलेगा। साथ ही साथ ये क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट रहेगा उसी साइड में मतलब उसका जो बीच है, शोर है, सी शोर है, वहां पे ये मिलता है। ठीक। अब इसके लिए कंडीशन क्या क्या चीज चाहिए जो कोराल्स है उसकी ग्रोथ होने का क्या कंडीशन चाहिए? पहला चीज तो ये होना चाहिए कि जो गहराई है वो लगभग 50 मीटर डेप्थ होना चाहिए। ठीक है। 50 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? ताकि यहाँ तक ना क्या बोलते हैं जो सनलाइट है वो आसानी से पहुंच सके, है ना। दूसरा चीज है कि पानी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना। बाकी वार्म टेम्परेट रीजन होना चाहिए। सैलिनिटी जो है, जो खारापन है, वो लगभग 33 पीपीटी तक रहना चाहिए, है ना। साथ ही साथ जो क्या बोलते हैं, अ, नदी जो है वो समुद्र में मिलता है ना, तो ये जो माउथ है जिसे स्टोरी कहते हैं, तो इस रीजन के पास में क्या बोलते हैं आपका कोराल रिफ नहीं बनेगा, है ना। साथ ही साथ जो पानी है उसमें टर्बुलेंट वाटर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा एकदम हलचल हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, पानी सर्कुलेट होते रहना चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच रहना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका कोराल रिफ का कुछ क्या बोलते हैं कंडीशन उसके ग्रोथ के लिए, है ना। अब जो कोराल रिफ जो होता है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो जो कोराल रिफ के जो टाइप्स हैं वो है दो चीज के बेसिस पे, इनके जो टाइप्स है वो होते हैं। ठीक है। तो पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर शेप
एंड मोड ऑफ ऑकरेंस। तो इस बेसिस पे अगर आप देखा जाए तो दो तरह के रीफ होते हैं, एक होता है फ्रिंगिंग रीफ और दूसरा होता है बैरियर रीफ। ठीक है, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, मतलब कौन कौन से जगह में मिलता है। तो पहला होता है आपका ट्रॉपिकल कोरल रीफ और दूसरा होता है मार्जिनल बेल्ट कोरल रीफ। ठीक, अब जानते हैं ये फ्रिंगिंग रीफ, बैरियर रीफ और ये एटॉल क्या होता है। ठीक है, जब ना जो कोराल रीफ है, जब किसी कॉन्टिनेंट या आइलैंड के मार्जिन में, ठीक है, इस तरीके से किनारे किनारे आपका जब क्या बोलते हैं कोराल रीफ बनता है, तो इसे हम कहते हैं फ्रिंगिंग रीफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे छोटा सा मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये समुद्र का किनारा है, ये सी लेवल है, तो यहाँ पे आपका, यहाँ ये जितना हिस्सा दिख रहा है ये पूरा आपका, ये आपका कॉन्टिनेंट है। तो ये जो यहाँ से लेके पूरा इतना हिस्सा ये आपका है कोराल रीफ। ठीक है, अब ये जो है समुद्र की ओर, जैसे ही अगर आप जैसे कोराल रीफ का समुद्र की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप होता है वो वेरी स्टेप होता है ना। लेकिन अगर आप जैसे कॉन्टिनेंट की ओर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से जेंटल स्लोप होता है। ठीक, अब ये जो फ्रिंगिंग रीफ है ये कोस्टल लैंड से अटैच होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये जो कोराल रीफ है ये थोड़ा सा ना गैप सा बना देता है ना। मतलब इस तरीके से, जैसे ये, एक मिनट रुक जाइए, ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ये समुद्र का लेवल है। ठीक है, और एक तरह से ये यहाँ से ऐसा टाइप का गैप सा बना दिया है ना, ये हिस्सा हो गया। ठीक है, ये आपका कोराल रीफ है, तो ये गैप बन गया यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आ जाता है पानी भर जाता है, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है आपका लेगून। ठीक है, और इस तरह से अगर जब क्या बोलते हैं कोराल रीफ और जो लैंड है उसके बीच में, कोस्ट और कोराल रीफ के बीच में ऐसा लेगून सा फॉर्म हो जाता है, तो इस तरह का रीफ को हम लोग कहते हैं क्या, बैरियर रीफ। ठीक है, और इस तरह का लेगून को क्या कहेंगे, बोट चैनल। ठीक है, अब क्या होता है, तो ये हो गया आपका बैरियर रीफ। और एटॉल क्या होता है, एटॉल में होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि ये आइलैंड है, इसके किनारे किनारे ऐसा कोराल रीफ बन गया। अब क्या होता है कुछ समय बाद ये जो आइलैंड है ना, ये धीरे धीरे नीचे धंस के खत्म हो जाता है, तो सिर्फ क्या बच जाता है आपका, कोराल रीफ बच जाता है इस तरह से। ठीक है ना, और ये पानी इधर और इधर भी पानी है पूरा। ठीक है, तो इस तरह से बन जाता है ना, तो इसे हम कहते हैं क्या, एटॉल कहते हैं, है ना, ये हो गया आपका एटॉल। ठीक, अब जानते हैं कि ये जो कोराल रीफ का जो ओरिजिन है वो कैसे होता है। तो इसके लिए कई सारा थ्योरी है, तो उन थ्योरीज को जानते हैं, क्या क्या थ्योरी अलग अलग जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या क्या दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन। इन्होंने क्या कहा था, तो जो डार्विन है, चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने ये बोला था कि जो कोराल पॉलिप्स है वो जो सैलो ओशिनिक वाटर है, ठीक है, वहां पे ये ग्रो होता है। ठीक है, थ्रू कोराल रीफ। ठीक है, तो कोराल पॉलिप्स क्या बोलते हैं, सैलो ओशिनिक वाटर में ग्रो होता है। ठीक है, लेकिन ये जो कोराल जो पॉलिप्स है, ये कोराल रीफ जो है, ये गहराई में भी पाए जाते हैं। ठीक है, होता तो चलो हल्का सा गहराई में ही है, जैसे मान के चलिए इतना गहराई है, तो ये क्या बोलते हैं, ये कॉन्टिनेंट है, तो कोराल पॉलिप्स जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना, और यहाँ पे आपका कोराल रीफ बनाया जाता है। लेकिन जो कोराल रीफ है वो इससे भी ज्यादा गहराई में भी मिलता है, जहाँ पे कोराल रीफ्स का, ठीक है, ये जो नीचे ज्यादा गहराई है ना, तो ज्यादा गहराई में भी मिलते हैं, और ज्यादा गहराई में देखा जाए तो कोराल पॉलिप्स नहीं मिलते। ठीक है, वही कोराल पॉलिप्स मतलब समझ रहे हैं ना, पॉलिप्स मतलब वही जीव, छोटे से टाइनी एनिमल्स, पॉलिप्स जो होते हैं जो कोराल रिफ क्रिएट करते हैं, इसी को मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो कोराल पॉलिप्स है ये ज्यादा गहराई में नहीं मिलते, वो इसी में ही मिलते हैं। लेकिन देखा जाए तो ज्यादा गहराई में भी कोराल रिफ पाए जाते हैं, जहां पे देखा जाए तो कोराल पॉलिप्स जीवित भी नहीं रह सकते, है ना। अब इन्होंने ये कहा कि जो कोराल जो है, कोराल रिफ जो ग्रोथ हो रहा है वो देखा जाए तो वो ना धीरे धीरे अंदर की ओर घुसता है, घुसते जाता है, जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे कोराल रीफ बन रहा है ना। ठीक, ये जो जैसे कोराल रीफ यहाँ पे बना, तो अभी यहाँ पे है, धीरे से वो नीचे खसक के यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा इनका मानना है। डार्विन डार्विन का सब्सिडेंस होता है, स्टेशनरी नहीं रहता कि मतलब ये अगर इस जगह पे बना है आपका कोराल रीफ तो ये यहीं पे ही इतना लेवल पे हाइट पे रहेगा, ऐसा नहीं है, ये और अंदर धस जाता है। ठीक है, ये इनका कहना है। ये क्या इनका कहना ये है कि किस तरीके से बनता है, उन्होंने ये बताया जैसे कि
जैसे मान के चलिए कि ये आपका एक आइलैंड है, ठीक है, पानी का लेवल अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे अभी आपका बन गया क्या, कोरल रीफ बन गया, है ना। अब क्या होता है कि अब समुद्र का जो लेवल है, ठीक है, समुद्र का लेवल नहीं बढ़ा है, यहाँ पे इन्होंने लेवल बढ़ने का बात नहीं किया है, ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि जो जमीन है वो धस रहा है ना, ठीक है। अब जमीन जैसे थोड़ा अंदर धसा तो पानी का लेवल यहाँ तक आ गया। अब क्या हुआ कि जो कोरल रीफ है वो यहाँ पे तक, यहाँ पे भी फॉर्म होने लग गया, ठीक है, ठीक है। पहले आपका फ्रिंगिंग रीफ बना, अब धीरे से ऊपर उठा तो ये क्या बन गया आपका बैरियर रीफ, ठीक है, ये आपका लेगून हो गया, ठीक है, इस तरह से फॉर्म हो गया, है ना। अब धीरे से क्या होता है कि पानी का जो लेवल है, ये जमीन और ज्यादा अंदर धस गया, अब पानी का लेवल इतना ऊपर आ गया, है ना। लेकिन और ये जो क्या बोलते हैं आपका कोरल रीफ है, ये ऊपर में आके इस तरह से ऐसा बना लेता है, ठीक है, ये हिस्सा अभी ये जमीन डूब चुका है ना, अभी क्या बचा है, ये सारा है आपका कोरल रीफ है, जिसे हम कहीं ना कहीं एटॉल कह रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि एक गोल सा बन गया है और जमीन जो बीच का था वो नीचे डूब गया है, ठीक है, सी लेवल अभी यहाँ तक आ गया है। तो ऐसा इनका मानना है कि भाई जो जमीन है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, टेक्टोनिक फोर्स की वजह से कहीं ना कहीं अंदर की ओर धंसता जा रहा है, ठीक है। ये बोलते हैं कि जो कोरल पॉलिप्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि एक सुटेबल प्लेटफॉर्म पे ग्रो होते हैं ऊपर की ओर, फिर जैसे ही वो सी लेवल रीच कर देते हैं तो फ्रिंगिंग रीफ यहाँ पे फॉर्म हो जाता है ना। अब फ्रिंगिंग रीफ के फॉर्म होने के बाद में क्या होता है कि स्टेबल कंडीशन रहता है बहुत समय तक, फिर थोड़ा समय बाद क्या होता है कि जो जमीन है वो धंसने लगता है, ठीक है, अंदर की ओर सब्जेक्टेड होता है। क्यों क्यों होता है, क्योंकि टेक्टोनिक फोर्स की वजह से, है ना। ये जैसे ये अंदर घुस गया और पानी का लेवल बढ़ गया, ठीक है, अब जैसे ही पानी का लेवल बढ़ा तो अब जो कोरल पॉलिप्स है ऊपर की ओर सी लेवल की ओर, फिर वो लोग क्या बोलते हैं आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आउटवर्ड की ओर भी होते हैं, समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे जो कोरल पॉलिप्स थे यहाँ तक तो बना लिए, ठीक है, अब जैसे ये धसा जमीन तो ये ऊपर की ओर और बनाने लगे और थोड़ा बाहर की ओर भी आउटवर्ड बनाने लगे, ताकि इनको खाना भी और ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे सर्वाइवल के लिए, है ना। तो जैसे जैसे और ऊपर उठते जाते हैं, बाहर की ओर बढ़ते जाते हैं, तो क्या बन जाता है आपका आपका फिर यहाँ पे बैरियर रिफ फॉर्म होता है, ठीक है, लेगून फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद और जमीन जो है और अंदर सब्सिडेंस होता है, तो पानी और ऊपर बढ़ जाता है तो जमीन अंदर धर जाता है। तो फिर सरवाइव करने के लिए जो कोरल पॉलिप्स है और क्या बोलते हैं सी लेवल को रीच करने के लिए और कोरल क्या बोलते हैं फॉर्म करते हैं, कोरल रीफ बनाते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं अपवर्ड भी और आउटवर्ड भी, ठीक। तो फिर आखिरी में क्या बनता है आपका एटॉल फॉर्म होता है। तो ऐसा इनका मानना है, ठीक है। सब्सिडेंस थ्योरी यही चीज है कि भाई जमीन जो है धंसता जाता है, जमीन स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। और सरवाइव करने के लिए जो कोरल पॉलिप्स है ऊपर की ओर और अपना क्या बोलते हैं कोरल रिफ जो है बनाते जाते हैं, ठीक है, इनका ऐसा कहना है। अब इनका जो एविडेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज यहाँ पे आया, तो पहला चीज आया कि जो सैलोनेस ऑफ लेगून का वो इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेजुअल सब्सिडेंस हो रहा है जमीन का, ठीक। और अगर देखा जाए अगर लैंड जो है अगर स्टेबल है तो लेगून जो है कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, किससे, कोराल के सेडिमेंट से, ठीक है। ये चीज इन्होंने एक तरह से सपोर्ट दिया थ्योरी, ठीक है। दूसरा क्या चीज है, इन्होंने कहा कि जो कोराल आइलैंड है वहां पे आपको क्लिफ नजर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ऊंचा चट्टान, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका कोराल है, ये जमीन है आपका, तो यहाँ पे आपको ऐसा क्लिफ नजर नहीं आएगा, कोई ऊंचा चट्टान नजर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिए कोराल रीफ बना है तो वो नहीं आता नजर, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो जमीन है वो धसा है, सब्सिडेंस हुआ है, ठीक, और कोराल जो है ग्रो हुआ है अराउंड द क्लिफ, ये चीज है। तीसरा इन्होंने ये कहा कि जो आइलैंड है, ठीक, हैविंग एटॉल, जिस वो आइलैंड जिसके पास में एटॉल है, एटॉल मतलब वही बताया ना मैंने, जमीन तो है नहीं अंदर घुस गया है, सिर्फ कोरल रीफ बचा है, ठीक है। तो वो आइलैंड जिसके पास एटॉल है वो क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी स्टेप स्लोप, ठीक है। उस एटॉल जो आइलैंड है वो एक तरह से बहुत ज्यादा स्टेप स्लोप है, तो ये मेंशन करता है कि जो स्टेप स्लोप है वो पाया जाता है अपर पार्ट ऑफ आइलैंड में, है ना, ठीक है। और ये इंडिकेट किया है कि कहीं ना कहीं जो लैंड है वो सबसाइड हुआ है ना। ये चीज हो गया आपका तीसरा सपोर्ट।
चौथा सपोर्ट ये कहता है कि जो थिकनेस है कोराल रीफ का, ठीक है, यहाँ पे वो नीचे की ओर मोटा है और ऊपर की ओर कहीं ना कहीं पतला होता होता गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि सबसाइड हुआ है, जमीन जो है नीचे की ओर घुसा है, ऐसा इनका सपोर्ट हुआ है इस थ्योरी का। ठीक है, तो ये 4 सपोर्ट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये ऐसा सपोर्ट थ्योरी है डार्विन के थ्योरी के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन। अब जानते हैं स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ मुर्रे। इनका क्या कहना है, ये कैसे बताते हैं कि जो आपका क्या बोलते हैं कोराल रीफ है वो कैसे बना है। तो इनके हिसाब से क्या है कि जो कोराल पॉलिप्स है वो लगभग 180 फीट गहराई तक, मतलब सी लेवल से लेके नीचे जो है गहराई तक जीते हैं। ठीक है, और सबमरीन जो प्लेटफॉर्म है वो स्टेबल रहता है। जैसे डार्विन ने क्या कहा था कि भाई जो जमीन है, प्लेटफॉर्म है, वो नीचे सबसाइड हो रहा है। इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने बोला कि भाई जो जमीन है वो स्टेबल रहता है और जो गहराई है जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं कोराल रिफ बनता है वो लगभग 180 फीट रहता है। ठीक है, मतलब 30 फैदम, है ना। अब इन्होंने ये बोला कि मान के चलिए कि अगर 180 फीट से ऊपर है, ठीक है, प्लेटफॉर्म जैसे ये समुद्र में डूबा हुआ है, ठीक है, ये नीचे ऐसा है, ठीक है, और यहाँ तक आपका 180 फीट आता है, अगर ऐसा उठा हुआ है तो ये ना धीरे धीरे इरोड होके वेव इरोजन से कट के ये आ जाएगा कहाँ पे 180 फीट। जब ये 180 फीट में आ जाएगा तो यहाँ पे आपका कोराल पॉलिप्स जो है सरवाइव करने लगेंगे और कोराल रिफ बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर मान के चलो कि जैसे समुद्र का लेवल है ना, और जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे है ना, तो देखा जाए तो यहाँ पे तो आपका कोरल पॉलिप्स नहीं बनेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि जो ये जो प्लेटफॉर्म है, स्टेबल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैराइन डिपॉजिट इकट्ठे होने लगेंगे और इसका हाइट बढ़ने लगेगा, है ना। और जैसे ही ये 180 फीट गहराई तक बढ़ जाएगा इसका हाइट, तब फिर यहाँ पे कोराल पॉलिप्स आएंगे और अपना कोराल रिफ फॉर्म करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक, और फिर बाकी तो वही है आपका कि कैसे क्या बोलते हैं आपका फ्रिंगिंग रिफ फॉर्म होता है, ठीक है, आउटवर्ड की ओर फॉर्म होता है, ये वो चीज़ भी इन्होंने भी कहा। ठीक है, अपवर्ड की ओर फॉर्म होता है। ठीक, और जो कोरल पॉलिप्स है वो कुछ समय बाद वही आपका आउटवर्ड की ओर क्या बोलते हैं फॉर्म होगा। और जो कोरल रिफ है जो फॉर्म होगा वो किस चीज़ के ऊपर फॉर्म होगा, खुद के डेब्रिस के ऊपर। ठीक है, हाँ, मतलब जो मर गए हैं, है ना, तो उनका जो डेब्रिस रहेगा वो एक तरह से प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा और उसी पे ही कोराल रिफ बनता जाएगा। ठीक है, और वही आगे चल के ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनेगा, बैरियर रिफ बनेगा और आगे चल के एटॉल बनेगा। ठीक है, तो जो लेगुन फॉर्म होता है, ठीक है, जो लेगुन मैंने आपको बताया था ऐसा मतलब इस तरीके से जो फॉर्म हुआ था, ठीक है, तो ये जो लेगुन जो बोला जाता है कि फॉर्म होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेड कोराल्स थे वो कहीं ना कहीं डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, घुल जाते हैं। ठीक है, तो जो एटॉल फॉर्म हुआ है ड्यू टू आउटवर्ड ग्रोथ ऑफ कोराल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, और फिर इसके वजह से क्या फॉर्म होता है, आपका एटॉल फॉर्म होता है। ठीक है, अब मुर्रे का क्या कहना है कि जो आपका लेगुन वर्ड साइड है, ठीक है, मतलब ये जो इधर है लेगुन वर्ड साइड है ऑफ एटॉल, वो क्या दिखाता है कि एक तरह से डेड कोराल्स को दिखाता है कि अगर आप इधर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे आपको डेड कोराल्स आपको मिलेंगे। लेकिन जैसे आप अगर सी वर्ड की साइड जाएंगे, जहाँ पे समुद्र का जो रीजन है उधर की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ना लिविंग कोराल्स आपको मिलेंगे, ये मुर्रे का कहना है। ठीक है, और जो डेड कोराल्स है वो ग्रेजुअली डिजॉल्व होते रहते हैं और जो लेगुन है वो चौड़ा होता जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो लेगुन है वो सैलो भी होता है, मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं होता, हल्का सा सैलो रहता है। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है कि वहां पे कंटिन्यू डिपॉजिट होता जाता है क्या चीज, आपका डेड कोराल्स। ठीक है, इस वजह से ज्यादा ऐसा घुल के गहरा नहीं हो जाता, वहां पे डिपॉजिट होता रहता है। इसकी वजह से क्या है, जो सैलोनेस है वो बना रहता है। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म जो है स्टैंड स्टिल थ्योरी का वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि मुर्रे ने ये कहा कि जो ये प्लेटफॉर्म का बात मुर्रे ने नहीं कहा, ठीक है, क्रिटिसिज्म हुआ इसका। तो जो क्रिटिसिज्म जिन्होंने किया उन्होंने क्या क्या बोला, पहला चीज ये बोला कि जो मुर्रे कह रहे हैं कि जो 180 फीट का हमको एक तरह से जो सबमरीन प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उसका जो मिलना, उसका एग्जिस्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं, बहुत ही कम जगह में ऐसे मिलेंगे। तो ऐसा 180 फीट का गहराई वाला जो
सबमरीन प्लेटफॉर्म है वैसा मिलना चाहिए, ये मिलना मुश्किल है। तो पहला चीज तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरा चीज ये हुआ कि जो लेगून जो फॉर्म हुआ किस वजह से, ड्यू टू सॉल्यूशन ऑफ डिसॉल्व होने से, किसके, डेड कोराल से। तो ये जो मैकेनिज्म है ये डाउटफुल है। क्यों? अगर जो लेगून है अगर फॉर्म हो रहा है ड्यू टू डिसॉल्व ऑफ कोराल्स, तो जो पेलिक डिपॉजिट समुद्र के नीचे में जो पड़े रहते हैं वो भी डिसॉल्व होना चाहिए। वो कैसे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वो कैसे अपना पीक तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बोला, क्या बोलते हैं, दूसरा ये क्रिटिसिज्म है। तीसरा ये है कि अगर जो जमीन है और जो सबमरीन प्लेटफॉर्म है अगर वो स्टेबल है, तो जो लेगून है वुड बी कंप्लीटली फिल्ड अप विथ मैराइन सेडिमेंट्स, ठीक है। मतलब अगर ये जमीन जैसा है वैसी का वैसी है, नीचे नहीं धंस रहा है, तो ये जो लेगून है कहीं ना कहीं ये डेड कोराल से पूरा भर जाना चाहिए। और जैसे ये पूरा भर जाएगा तो फिर जो आपका लिविंग कोराल्स है वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। ये चीज इन्होंने कहा, तीसरा क्रिटिसिज्म, है ना। तो लेगून तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, है ना। चौथा ये है कि मुर्रे जो है वो ये कह रहे हैं कि जो कोराल रीफ है कैन नॉट बी फाउंड बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 30 फैदम, मतलब 180 फीट के नीचे जो कोराल रीफ है वो नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देखा गया है कई जगह कि 180 फीट के नीचे भी आपका कोराल जो रीफ है वो पाए गए हैं। तो ये सारा जो है क्रिटिसिज्म हुआ है मुर्रे का, है ना। अब जानते हैं तीसरा थ्योरी। तो तीसरा थ्योरी क्या है, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, जिसे डाली ने लिखा है। इनका ये मानना है कि जो जो सी लेवल है वो पहले ना, जो आइस एज का समय था, प्लिस्टोसेन आइस एज, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो सी लेवल था वो कहीं ना कहीं, जैसे यहां पर था तो वो कहीं ना कहीं आइस एज के समय में नीचे आ गया, ठीक है। अब नीचे आने के वजह से है ना, नीचे आ गया, ये पहले था, अब ये आइस एज के समय में यहाँ पे आ गया, ठीक है, आइस एज के समय में, है ना, सी लेवल जो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ से जो समुद्र में जो वेव क्रिएट हुआ उसने क्या किया, इस जमीन को काट के एक वेव कट प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, मतलब इतना हिस्सा को काट दिया, है ना, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म सा तैयार कर दिया, है ना। अब जैसे ही आइस एज गया, ठीक है, तो वापिस से क्या हुआ, बर्फ पिघलने लगा और जो सी लेवल है ऊपर आ गया, ठीक है, इस लेवल तक आ गया, ठीक है। और ये जो वेव कट प्लेटफॉर्म था ये पूरा का पूरा अंदर चला गया। तो बाद में चल के यही जो वेव कट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि ज्यादा एकदम गहरे में नहीं है ना, तो ये जो बाद में चल के यही जो वेव कट प्लेटफॉर्म है, इसी में ही आपका जो कोरल पॉलिप से आके पनपने लगे और कोरल रिफ बनाने लगे, ऐसा कहना था, है ना। तो ये जो फ्रिंगिंग रिफ, बैरियर रिफ और जो एटॉल जो बना है वो इसी वेव कट प्लेटफॉर्म में बना है, ठीक है। अब वेव के जरिए जो प्लेटफॉर्म कटा है, ठीक है, ये जो पहाड़ है, जो जमीन है, वो जो कटा है, प्लेटफॉर्म जो बना है, वो अगर नैरो रहेगा, नैरो वेव कट प्लेटफॉर्म रहेगा, तो उसमें आपका फ्रिंगिंग रिफ बनेगा बोलते हैं। अगर वही चीज थोड़ा सा ब्रॉड वेव कट प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा चौड़ा कटा हुआ है, तो उसमें आपका क्या बनेगा, आपका बैरियर रिफ फॉर्म होगा। और अगर यही चीज वेव कट ऐसे आइलैंड में बना है कि किसी आइलैंड का जो पीक था वो कट गया है उसी वेव की वजह से, है ना, ये जो है ऊपर का हिस्सा कट गया है तो सिर्फ ऐसा बचा हुआ है, ठीक है, और पानी में ये डूबा हुआ है ना, वेव कट की वजह से ऊपर का हिस्सा कट गया है ना। तो ये जो आइसोलेटेड वेव इरोडेड आइलैंड पीक है, आइलैंड का ये पीक है जो कि वेव इरोडेड है और आइसोलेटेड है, तो इस तरह का जो पीक है और इस तरह का जो प्लेटफॉर्म तैयार होता है, इसमें आपका फॉर्म होता है क्या, एटॉल, ठीक है। ये कहना है डाली का, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ, क्रिटिसिज्म ये हुआ कि जो डेप्थ ऑफ ऑल लेगून है ऑफ एटॉल और बैरियर रीफ शुड बी यूनिफॉर्म, ये होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में अगर ऑब्जर्व करके देखें तो भाई यूनिफॉर्म डेप्थ मिलता ही नहीं है, ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरा हो जाता है कि जो कोस्ट है, ठीक है, जो भी कोस्टल रीजन है, जो जहां पे क्लिफ है ना, जो कि वेव इरोडेड है ड्यूरिंग द फेस ऑफ लोअरिंग ऑफ द सी लेवल ड्यूरिंग आइस एज के समय में, तो इस तरह का जो वेव कट, ये जो वेव से कटा हुआ ये जो क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, तो इस तरह का जो वेव कट प्लेटफॉर्म है ये आपको बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है, मतलब सेल्डम फाउंड,
ठीक है, हर जगह ये नहीं मिलता। तो ये चीज इन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि भाई इस तरह का जो वेव कट प्लेटफॉर्म है जो कि आइस एज के समय में हुआ था, वो आज के समय में देखा जाए तो रेयरली फाउंड होता है, रेयरली मिलता है। तो ये एक दूसरा क्रिटिसिज्म है। तीसरा ये बोला गया कि जितने भी मेराइन आइलैंड है ना, ठीक है, जितने भी आइलैंड है ना, और इरोडेड आइलैंड है, ठीक है, अप टू कितना फैदम, 38 फैदम तक, है ना, शुड नॉट बी आइलैंड बिटवीन कोस्ट और कोरल रीफ। ठीक है, मतलब भाई ये कह रहा है कि जैसे मान के चलिए, ये जैसे मान के चलिए कोस्टल रीजन हो गया, है ना, और यहाँ पे आपका आइलैंड हो गया, और यहाँ पे आपका कोरल रीफ हो गया, है ना। तो ये जो आइलैंड है कहीं ना कहीं, ये आपका ये रीफ और ये जो आपका कोस्ट है उसके बीच में है। तो ये जो है, ये है क्या बोलते हैं, आइलैंड है, ये कहीं ना कहीं भाई वेव की वजह से कट जाना चाहिए। तो देखा जाए तो फिर किसी भी कोस्ट और किसी भी क्या बोलते हैं कोरल रीफ के बीच में आपको फिर कोई आइलैंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेव कट हो गया है, वेव की वजह से वो इरोड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। असल असल जो जिंदगी, असल जो मतलब प्रेजेंट वो में देखा जाए तो ऐसा कई सारा आइलैंड है जो कि फॉर्म हुआ है कोस्ट और आइलैंड के बीच में, है ना। कई सारे आइलैंड आपको मिलेंगे, है ना। जबकि आप कह रहे हैं कि भाई वो वेव से कट गया है, तो ये तो नहीं मिलना चाहिए, फिर देखा जाए तो कट जाना चाहिए, तो ये कहाँ से मिल रहा है। तो ये हो गया इनका चौथा क्रिटिसिज्म। आया समझ में, मतलब अगर जितने भी मैराइन आइलैंड है ना, वो कोस्ट और रीफ के बीच में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 38 फैदम तक तो इरोड हो ही चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई सारे आइलैंड जो है इन दोनों के बीच में आज भी प्रेजेंट है। तो ये है आपका तीसरा क्रिटिसिज्म। अब जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ WM डेविस। ठीक है, तो जो WM डेविस है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सपोर्ट करते हैं डार्विन के थ्योरी को। उनका मानना यह है कि हाँ, जमीन थोड़ा सबसाइड होता है, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से। और कई सारे एविडेंस WM डेविस ने डार्विन के थ्योरी के लिए दिया। ठीक है, उन्होंने ये माना कि भाई हाँ, मैराइन सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है, फ्लैटनेस बनता है उसकी वजह से, ठीक है। और जो डिपोजिशन ऑफ क्या बोलते हैं डेब्रिस है, वो सैलोनेस बनाता है लेगून का। साथ ही साथ जो सबमरीन प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, वो कहीं ना कहीं एक तरह से फिल हो जा रहे हैं, फिल अप कर रहे हैं सेडिमेंट से, मैराइन सेडिमेंट से, है ना। और और देखा जाए तो जो जमीन है ये धीरे धीरे कंटिन्यूस सबसाइड होते जा रहा है ना। और डेब्रिस जो है ऊपर में इकट्ठे होते जा रहे हैं, है ना। और इस तरह का वो कहीं ना कहीं जो डेप्थ है वो मेंटेन करके रख रहे हैं, है ना। तो ये WM डेविस का था, जो कहीं ना कहीं डार्विन की जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करे। तो मतलब आप जो डार्विन का थ्योरी जो आप पढ़े, सेम बस बस ये लिख दीजिएगा कि WM डेविस जो है सपोर्ट करें। और कैसे कैसे सपोर्ट करें, तो जो जो डार्विन ने कहा वही सब चीज WM डेविस ने भी कहा। तो ये हो गया आपका किस तरह से आप क्या बोलते हैं कोरल रिफ का फॉर्म हुआ, उसके लिए क्या क्या थ्योरी है, तो वो चीज हो गया। अब जानते हैं कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है कि जब आपका कोरल में स्ट्रेस पैदा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो जूज एंथेली जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट होता है वो हट जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो कोरल है उसका जो खाना है वो चला गया, क्योंकि जूज एंथेली क्या है, फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बना के कोरल्स को खाना देता था। तो अब जब जूज एंथेली चला गया तो जाहिर सी बात है जो कोरल है वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, इसके कोरल ब्लीचिंग होने का जो कारण है वो क्या है, तो पहला है इसका ग्लोबल वार्मिंग, कि भाई सरफेस का जो टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, ओजोन का डिप्लीशन होना। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो सोलर रेडिएशन है वो ज्यादा आ रहे हैं। तीसरा है आपका ओजोन एसिडिफिकेशन, मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ओशियन में मिल रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं एसिडिफाई कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या क्या रीजन है, एल्गल ब्लूम का होना। अब ये एल्गल ब्लूम क्या होता है, एक तरह का एल्गी है जो कि समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा बनने लगता है। और ये कब बनता है, ये बनता है तब जब आपका नदी के पानी से जो न्यूट्रिएंट पानी है, ठीक है, वो ओशियन में आके मिलता है। तो जब ओशियन में ज्यादा ही न्यूट्रिएंट बनने लग जाते हैं, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजर की वजह से होता है,
तो जब ये फर्टिलाइजर समुद्र में आ जाते हैं तो हाईली न्यूट्रिएंट हो जाता है। अब इसको खाने के लिए आ जाता है आपका क्या, एल्गी। तो इसके वजह से एक तरह से पूरा समुद्र में एल्गी सब बिछ जाता है। अब ये एल्गी के बिछ जाने की वजह से क्या होता है कि जो सन रेस होता है उसको वो ब्लॉक कर देता है, तो नीचे जो आपका कोरल रीफ है उसको सन रेस नहीं मिल पाता। ठीक है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को भी ये कम कर देता है। तो इसके वजह से जो कोरल जो रिफ है वो खत्म हो जाता है। तो ये होता है आपका एल्गल ब्लूम, जिसे हम यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, है ना। फिर आता है आपका इंक्रीज इन सेडिमेंटेशन ऑफ क्या चीज, रिवर। मतलब नदी में अगर आपका जैसे वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी है, सेडिमेंटेशन है, तो वो क्या करता है कि जो कोराल है उनके जो पोर्स हैं उनको बंद कर देता है ये सेडिमेंटेशन, पतले पतले जो है ना दाने दाने से जो सेडिमेंटेशन है वो। अब इसके वजह से आपका जो क्या बोलते हैं कोराल है वो डाई करता है। उसके बाद क्या है आपका जो मेराइन पॉल्यूशन है, जैसे ऑयल स्पिल हो गया, मतलब वही समुद्र में आपका क्या बोलते हैं तेल का बह जाना। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो सनलाइट है उसको स्टॉप कर देता है, ऑक्सीजन है उसको कहीं ना कहीं रोक देता है, ये होता है। और कई सारे डिसीज भी हैं जिसकी वजह से जो कोराल ब्लीचिंग है वो होता है। ठीक।